तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई विद डीसी में। पिछले वीडियो में या पिछले सेक्शन में हमने चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी शुरू किया था और हमने 3 प्रकार के डिविजन्स देखे थे। पहला डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें 3 सेक्टर बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों ही सेक्टर्स को हमने डिटेल से पिछले वीडियो में कवर करा है। आज हम दूसरे डिवीजन को और तीसरे डिवीजन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और आपका दूसरा डिवीजन होगा डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स, जो लेबरर्स, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉइज को क्या क्या सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, ये डिसाइड करेगी कि वो उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है। ठीक है, 2 तरीके का नेचर हो सकता है। ठीक है, पहला डिवीजन या पहला नेचर होगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जहां पर सारी सुविधाएं एम्प्लॉइज को मिले। ठीक है, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पर कोई भी सुविधाएं वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को जनरली बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द कंपनी और बाय द ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे हमें ये दिमाग में टॉपिक या इसकी पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर होती जाएगी, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और जितने वर्ड हमने देखे अभी ऐसा लग रहा है कुछ भारी सा बोल दिया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉइज को कैसी सुविधाएं मिलने वाली है काम करने वाली जगह पर। इसके आधार पर 2 प्रकार के सेक्टर हैं, पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर है या वो कंपनीज या बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट में, उन गवर्नमेंट के दस्तावेजों में उस कंपनी का विवरण दिया हुआ है, वो कंपनी टैक्स पे करती है, एम्प्लॉइज को सैलरी फिक्स्ड तरीके से पे करती है, ये सब सुविधाएं एम्प्लॉइज को देती है और वो कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का होता है, एक कानून है फैक्ट्रीज एक्ट, वहां पे सारी फैक्ट्री अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। एक कानून है कंपनीज एक्ट, वहां पे सारी कंपनीज अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। ऐसे ढेर सारे कानून हैं जो कंपनीज को, बिजनेस को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को गवर्न करते हैं। तो अगर उस कंपनी ने या बिजनेस करने वाले व्यक्ति ने अपनी कंपनी के नाम को, अपनी कंपनी की जगह को रजिस्टर करके रखा है, तो वो कंपनी किस सेक्टर में आएगी? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनने की पहली कंडीशन ये है कि अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। जैसे कि जनरली किसी की दुकान होगी तो वो समझ पाएंगे कि दुकान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में करवाना पड़ता है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले। तो अगर रजिस्टर्ड है तो कौन सा सेक्टर है? ऑर्गेनाइज्ड। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो कौन सा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज्ड। सिंपल। सेकेंड, जो कंपनी रजिस्टर्ड है या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी या बिजनेस है, वहां पर एम्प्लॉइज की सैलरी कैसी होती है? फिक्स्ड। सैलरी इज फिक्स्ड और उन्हें छुट्टी के पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले ले टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के सारे एम्प्लॉइज की सैलरी क्या है? फिक्स। आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपकी सैलरी एक तय अमाउंट तय कर दी गई है, भैया आप नौकरी हायर कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आपको इतनी इतनी सैलरी दी जाएगी, तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। ठीक है, आपकी सैलरी काट नहीं लेंगे। अगर आप 5 मिनट लेट आए, 10 मिनट लेट आए, वो आपका डिसिप्लिनरी इशू है, पर आपकी सैलरी कटेगी नहीं। ठीक है, आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। आपने अगर आज के दिन कम काम मिला, आज आप 3 घंटे आराम कर रहे हो तो आपकी सैलरी कटेगी नहीं। ठीक है, दूसरा है पेड लीव्स। आपको हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साल भर में कुछ छुट्टियां मिलती है कि आप इतनी छुट्टी ले सकते हो, आपके इतनी छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पेड लीव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉइज की सैलरी होती है फिक्स और आपको छुट्टियों का भी पैसा मिलता है।
ठीक है, उतनी छुट्टी का मिलेगा जितनी पहले से तय है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को मान के चलते हो 15 छुट्टी दी गई साल भर में, तो 15 छुट्टी तक ले सकता है। अगर 16 भी लेता है तो उसका पैसा कटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपकी जॉब होती है सिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड का मतलब यह है कि आपको विदाउट एनी रीजन, बिना 1-2 महीने का टाइम दिए, आपको एकदम से किसी जॉब के जॉब से नहीं निकालेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे भैया कल से मत आना, तेरा काम नहीं जम रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और आपने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया उन्हें, ठीक है, अगर आप कंपनी में आ रहे हो और चोरी कर लिया आपने, तो उनके पास वैलिड ग्राउंड है कि आपको बोल सकते हैं कि कल से मत आना। ठीक है, लेकिन अगर आपने उन्हें कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो आपकी जॉब सिक्योर्ड है। आपको बिना नोटिस दिए, बिना सफिशिएंट टाइम दिए वो कंपनी जॉब से नहीं निकाल सकती है। ठीक है, पर क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। नो जॉब सिक्योरिटी मतलब कभी बोल देंगे कि भाई कल से मत आना, ठीक है, कभी भी आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। वैसे ही क्या ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी फिक्स है क्या? नहीं, नो फिक्स्ड सैलरी। आपका काम तय करेगा कि आज आपको कितनी वेजेस मिलने वाली है। पेड लीव्स मिलती है क्या? नो पेड लीव्स। नो पेड लीव्स मतलब आपको छुट्टी के पैसे नहीं मिलेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कंपनीज में या बिजनेसेस में आपको मेडिकल एंड अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट होता है एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस, और अदर बेनिफिट्स होते हैं प्रोविडेंट फंड या पीएफ, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। अगर किसी के मम्मी पापा जॉब में होंगे तो आपको पता होगा कि मम्मी का पीएफ का पैसा कटता है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी करती है, जनरली जिनकी सैलरी 5 लाख से कम होती है उनका मेडिकल इंश्योरेंस होता है जिसे बोलते हैं ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी का एक कार्ड बनता है, ठीक है, तो उनका और उनके परिवार का इलाज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है, क्योंकि उसका ईएसआईसी का पैसा हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ कट जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ फैसिलिटी दी जाती है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है। अगर कोई विमेन काम करती है किसी रजिस्टर्ड या ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उस कंपनी की तरफ से आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ छुट्टियां मिल जाएगी वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, जब पीक टाइम होता है प्रेगनेंसी का और प्रेगनेंसी के बाद प्री नेटल केयर का, उस समय विमेन को छुट्टियां मिल जाती है और वो छुट्टी सारी की सारी पेड होती है। ठीक है, ये सब बेनिफिट मिलते हैं आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। प्रोविडेंट फंड आपका कटेगा, उसका पैसा आपको मिलेगा। ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है। ग्रेचुइटी का मतलब होता है जब आप कंपनी छोड़ोगे 10 साल 15 साल बाद, तो एक साथ आपको इतने साल की सर्विस जो आपने दी है कंपनी को, उसका एक बोनस कंपनी देती है, उसे बोलती है ग्रेचुइटी। ठीक है, ये सारे बेनिफिट कहां मिलेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, ना मेडिकल ना अदर, कहां पर? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, तो सिंपल सा अभी हमारे सामने एक पिक्चर बन रही है कि यहां पर सब कुछ अच्छा है, यहां पर सब कुछ खराब है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का नेचर कैसा है? पॉजिटिव नेचर है एम्प्लॉइज के लिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिवीजन देख रहे हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के 2 डिवीजन है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड है, जहां पर एम्प्लॉइज की फिक्स्ड सैलरी है, जहां पर एम्प्लॉय को छुट्टी का भी पैसा मिलता है, जहां पर एम्प्लॉय की जॉब सिक्योर है, कभी भगा नहीं देंगे। लास्ट है एम्प्लॉइज को मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं, एम्प्लॉइज को अदर बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद और भी बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। एम्प्लॉय का टाइम है कि भैया 10 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे काम करना है और आप घर जा सकते हो, टाइम फिक्स है। यहां पर एम्प्लॉय का टाइम भी फिक्स नहीं है। किसी दिन 10-15 घंटे काम करवा रहे हैं, किसी दिन 14 घंटे, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 6 घंटे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, एम्प्लॉइज का टाइम भी फिक्स है। यहां पर ओवर टाइम का पैसा मिलेगा अगर ओवर टाइम करोगे तो, यहां पर ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, यह सब बनाता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर क्या है? कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, पेड लीव्स मिलती नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है नहीं, मेडिकल बेनिफिट है नहीं। ये क्या है? इसका नेगेटिव नेचर। नेगेटिव नेचर देखो आप सब जगह, नो रजिस्टर्ड, नो फिक्स्ड सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी, नो मेडिकल बेनिफिट, नो फिक्स्ड टाइम ऑफ आवर्स वर्किंग। ठीक है, तो पॉजिटिव नेचर है, नेगेटिव नेचर है। दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपकी
पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, एचडी में दिखने लगेगा आपको टॉपिक। ठीक है, कैसे? जैसे ही एग्जाम्पल दिया मैंने, आप समझो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, सिंपल। टाटा मोटर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा मोटर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी है, सारे एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है, कंपनी भी रजिस्टर्ड है, कंपनी टैक्स देती है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को ये सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है, और कौन से एग्जांपल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी, इसके बाद रिलायंस, इसके बाद जियो, यहां पर इसके बाद टीसीएस, ये सब वो कंपनीज हैं जहां पर एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हर गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट होती है। जैसे पुलिस, सैलरी फिक्स, जॉब फिक्स, जॉब सिक्योरिटी, पुलिस गवर्नमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट कंपनी, इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट जॉब, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट बन सकती है अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और गवर्नमेंट के कानूनों को और लॉ के साथ में बनाए रखे अपनी कंपनी को। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एग्जांपल सिंपल है, बार्बर शॉप, नाई की दुकान, टेलर शॉप, बार्बर एंड टेलर शॉप्स। देखो, बार्बर एंड टेलर शॉप हो सकता है कोई बहुत बड़ा सलून हो, वो रजिस्टर्ड भी हो, पर मैं बात कर रहा हूं वो दुकानों की जो रजिस्टर्ड नहीं होती। अपने घर के मोहल्ले के पास जो बेचारी सी छोटी सी घूमती है, जो नाई बाल काटता है, या घर में छोटा सा टेलर है जिसके यहाँ एक मशीन रखी हुई है और आसपास के लोगों के कपड़े सिल देता है। ठीक है, ये कंपनी क्या रजिस्टर्ड है? नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि इनकी क्या है, फिक्स्ड सैलरी है क्या, फिक्स्ड इनकम है क्या? नहीं है। हो सकता है कि बाल कटाने के लिए आज तो 10 लोग आ गए और क्योंकि अगले दिन मंगलवार या गुरुवार था तो एक भी नहीं आया या एक ही आया, तो इनकी सैलरी या वेजेस इनकम फिक्स है क्या? नहीं है, इनकम फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मान के चलो एक साड़ी की दुकान है, क्लॉथ शॉप, वहां पर एक बच्चा है या एक आदमी है जो महिलाओं को साड़ी दिखाता है। ठीक है, अब साड़ी दिखाना उसका काम जमा नहीं एम्प्लॉयर को, तो उस लड़के को या उस साड़ी दिखाने वाले को दुकान के मालिक ने बोल दिया, भैया कल से मत आना आज मेरी दुकान पे, तुम्हारा लायक नहीं है ये काम। तो भाई जॉब सिक्योर्ड है क्या यहाँ पे काम करने वाले लोगों की? नहीं है। ठीक है, वो साड़ी वाला ये बोल सकता है कि तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, मेरे को जॉब से निकाल रहा हूं, नहीं कर सकता कंप्लेन। ठीक है, क्योंकि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। यहां पर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कंपनी के साथ में, एग्रीमेंट होता है। यहां पे कोई एग्रीमेंट है क्या? नहीं, काम आ जाओ, काम कर लो, कल से मत आना, निकल जाओ। मजदूर जो होते हैं, बहुत सारे मजदूर, उनके भी आपके वर्किंग आवर्स कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। आजकल तो खैर वर्कर्स के लिए बहुत सारे कानून बन गए हैं, तो वहां पे सुविधाएं मिल जाती है, वेजेस फिक्स कर दिए हैं गवर्नमेंट ने और अदर बेनिफिट्स दे दिए। पर आपके दिमाग में पिक्चर सही हो रही है कि बार बार नाई की दुकान, आज 2 ग्राहक आए, कल 10 आए, परसों कोई भी नहीं आया, इनकम फिक्स नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। टेलर की दुकान, आज तो 10 कपड़े सिलने के लिए आ गए, कल कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो इन सब में देखो आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? अनसर्टेनिटी। ना इनकम फिक्स है, ना कंपनी रजिस्टर्ड है, ना जॉब की सिक्योरिटी है, ना मेडिकल बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी को भी नौकरी से निकाला जा सकता है। अब हो गई एचडी में पिक्चर क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड दिस इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. So this is the division of economic sectors based on नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो यहां तो सब सुविधाएं ऑर्गेनाइज्ड में, और यहां पर देयर आर नो बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज। तो दिस आर द 2 सेक्टर्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो टॉपिक हो गया क्लियर। लास्ट डिवीजन बचा है हमारा। ठीक है, और आज का वीडियो हम ये कंप्लीट करने के बाद खत्म करेंगे। ठीक है, चैप्टर में अभी और भी टॉपिक्स हैं, पर मैंने आपको फटफट से 3 तरीके के डिवीजन बता दिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और आपका तीसरा डिवीजन है बेसिस ऑफ ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे, किसकी ओनरशिप? कंपनीज की ओनरशिप। तो ओनरशिप 2 प्रकार की होती है। पहली है पब्लिक कंपनीज,
पब्लिक कंपनीज, इसे हम गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज या बिजनेसेस। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कंपनी ओन्ड होती है या जिसका मालिक ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल। पहला डिवीजन, और डिवीजन किसके आधार पे? ओनरशिप के आधार पे। ओनरशिप मतलब कंपनी का मालिक कौन है। ठीक है, तो पहला मालिक कौन हो सकती है? गवर्नमेंट हो सकती है। तो पहला डिवीजन है पब्लिक कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज। तो वो कंपनी या वो बिजनेस जो गवर्नमेंट रन करती है और ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट ही उसे ओन करती है, गवर्नमेंट ही उसकी मालिक है, गवर्नमेंट ही उसे ऑपरेट करती है, वो सारी कंपनीज किस सेक्टर में आती है? पब्लिक कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज। सिंपल, पहला डिवीजन। एग्जाम्पल क्या है इंडिया में पब्लिक कंपनीज के? इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल विभाग। दूसरा, पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई गवर्नमेंट कंपनी का नाम आ रहा है? आपके आसपास कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जो आप जिसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, दो तो लिख दिया अपन ने, इसके अलावा और बहुत सारी हो सकती है। जल्दी से सोचें और देखें कि आपके दिमाग में कुछ आता है या ना आता है। ठीक है, सोच लिया। तीसरा, बीएसएनएल, सिम कार्ड जिसके मिलते हैं, मोबाइल कंपनी, सिम कार्ड सर्विस प्रोवाइडर या सिम सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की कंपनी है। अच्छा, एक और, इससे पहले एक और कंपनी का नाम आपने सुना होगा, इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया। ठीक है, शायद 2 साल पहले तक तो वो गवर्नमेंट कंपनी थी, एयर इंडिया गवर्नमेंट ओन करती थी। ठीक है, पर क्या हुआ है कि 2 साल पहले एयर इंडिया बिक गई है और उसे खरीद लिया है टाटा मोटर्स ने। तो आज की तारीख में एयर इंडिया इज अ प्राइवेट कंपनी। तो एनसीईआरटी में आपको एक आध क्वेश्चन गलत मिल जाएगा जहां पर आपको इंडियन एयरलाइन से एयर इंडिया के बारे में पूछा गया है, और एक क्वेश्चन है जहां पर कुछ गलती हो जाती है कि एयर इंडिया कौन सी कंपनी है। तो याद रखें, एयर इंडिया 2 साल पहले तक तो गवर्नमेंट कंपनी थी, पर आज की तारीख में टाटा मोटर्स या रतन टाटा ने उन्हें खरीद लिया था जब वो जिंदा थे। ठीक है, आज तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी दुख की बात है कि शायद कुछ टाइम पहले हमें छोड़ के चले गए। पर रतन टाटा जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा, इतनी सारी सोशल सर्विसेज करी, टाटा मोटर्स उन्हीं की कंपनी ने इंडियन एयरलाइंस को या एयर इंडिया को खरीद लिया है। ठीक है, तो पहला डिवीजन है गवर्नमेंट कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दूसरा, ऑब्वियस सी बात है, कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ठीक है, इन्हें कौन ओन करता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करें या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करें, उन्हें बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ठीक है, सिंपल है, गवर्नमेंट मालिक है, गवर्नमेंट चलाती है, प्राइवेट आदमी मालिक है, प्राइवेट आदमी चलाता है। एग्जाम्पल क्या है? अभी अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, देखो जियो, टाटा मोटर्स, ढेर सारे एग्जाम्पल है। और बोलो रिलायंस, और बोलो एयरटेल, ढेर सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो आपका डिवीजन हो गया है खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज हमारे पास थे 3 प्राइमरी, जहां पर नेचुरल रिसोर्स कन्वर्ट होता है नेचुरल प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर माइनिंग इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड है नेचुरल प्रोडक्ट जहां पर कन्वर्ट होगा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में, और कहां पर होगी यह प्रोसेस? फैक्ट्री में और इंडस्ट्री में। इसके एग्जांपल है आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जैसे चॉकलेट, बिस्किट, शूज एक्सेट्रा, इनकी फैक्ट्रीज। थर्ड है टेरिशरी सेक्टर, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी सिर्फ सेवाएं, सर्विसेज। एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। दूसरा था जो हमने अभी पहले देखा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज जहां पर एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं मिलेगी, फिक्स्ड सैलरी, कंपनीज रजिस्टर्ड, मेडिकल बेनिफिट, फिक्स्ड वर्किंग आवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं मिलता, नो फिक्स्ड सैलरी, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, नो जॉब सिक्योरिटी, कंपनी इज ऑल्सो नॉट रजिस्टर्ड, नो मेडिकल बेनिफिट्स। सो टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज पॉजिटिव सब कुछ एम्प्लॉय के लिए, अनऑर्गेनाइज नेगेटिव सब कुछ एम्प्लॉय के लिए। और नेक्स्ट है थर्ड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कंपनी का मालिक कौन है। पहला गवर्नमेंट है, दूसरा प्राइवेट है। गवर्नमेंट मालिक है तो कंपनी के एग्जांपल ये है रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल और भी बहुत सारे, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल है जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, और है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एग्जांपल आपको ज्योग्राफी के भी चैप्टर में मिलेंगे, तो जब हम कवर करेंगे, जब इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये डिवीजन आपको फिर से मिल जाएगा और इसके साथ में दो डिवीजन और जुड़ जाएंगे इसके साथ में। पर अभी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के एग्जांपल ये रहे आपके सामने, जियो, टाटा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने आज का टॉपिक खत्म कर लिया है और इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं। इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चे पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमारे वेबसाइट, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप जा सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और कोई भी आपको किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का टॉपिक कवर करना चाहते हो तो हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपके विचार प्रकट करें, ठीक है बच्चे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में।